बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके सो प्लीज बात है नहीं, वी आर गोइंग टुवर्ड द एंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, जिसकी हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे आज। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। इसको डिस्कस करते हैं फिर फार्मा स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया दैट इज कॉल्ड मेन। ठीक है जी, दिस इज जस्ट अ सिंपल टॉपिक, वेरी शॉर्ट बिफोर फार्माकोलॉजी। तो इसको पहले आप लोग अंडरस्टैंड करें। ठीक है, मल्टीपल से मुराद ये है कि मोर देन वन। ठीक है, मल्टीपल मीन मेनी, एंडोक्राइन मीन एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूप्लेजिया का मतलब कैंसर है। अगर एक पर्सन के अंदर एक से ज्यादा एंडोक्राइन रिलेटेड कैंसर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मेन कहते हैं। तो लेके अ कंडीशन characterized by more than one endocrine gland cancer in single patient। अगर एक पेशेंट के अंदर एक से ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड की कैंसर आ जाए तो उसको मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि द वर्ड न्यूप्लेजिया का मतलब होता है कैंसर। न्यूप्लेजिया का मतलब क्या है? कैंसर है, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकला हो। लेकिन एक बंदे में एक से ज्यादा ग्लैंड से हो तो उसको मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया कहते हैं। इसके एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज याद रखें कि ऑल मेन स्टैंड फॉर मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया आर autosomal dominant। ठीक है, दिस कंसेप्ट वी विल स्टडी इन बायोकेम जेनेटिक्स। ठीक है, कुछ चीजें होती है ऑटोसोमल रिसेसिव, कुछ चीजें होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, मैं सिर्फ इसकी एक आप लोगों को लॉजिक बताता चलूं। कुछ डिजीजेस ऐसी होती है कि वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है बच्चों को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ऐसी डिजीजेस अगर वो एक कॉपी ऑफ द जीन की वजह से हो जाए, चाहे वो फादर से आ जाए या मदर से आ जाए, मतलब ऐसी ग्रुप ऑफ डिजीजेस व्हिच कैन कॉज बाय वन डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन, डजंट मैटर इट कम फ्रॉम पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड, चाहे वो मदर से आ जाए या फादर से, दैट इज कॉल्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट। लेकिन ऐसी ग्रुप ऑफ डिजीजेस जिसको आने के लिए टू डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन चाहिए उसको ऑटोसोमल रिसेसिव कहते हैं। क्लियर है? ऑटोसोमल रिसेसिव में दो कॉपी ऑफ द जीन का खराब होना चाहिए और ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन चाहिए। क्लियर है? तो अगर फॉर एग्जांपल फादर को या मदर को पहले से ये मेन का इशू है तो उसके आने वाले हर प्रेगनेंसी में 50% चांस उसके बच्चों में भी हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन क्या होती है? ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। अब यहाँ पे हमें प्रोफेसर ने इस तरह बताया था कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी मेल आर ऑलवेज डोमिनेंट ऑन फीमेल, मतलब कुछ चीजों के ऊपर। इसका मतलब मेन है, मेन मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, तो मेन इज ऑलवेज डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना है, लेकिन निमूनिक वो याद रखें कि आप लोग उसको इंटरप्रेट कर सके। क्लियर है कि नहीं? ऐसा ना बाद में अपने निमूनिक बनाते रहो और चीज गलत जगह पे जाए। ठीक है ना? अब इसके लेके टाइप, इसके टाइप से इंपोर्टेंट है, इसके टाइप से एमसीक्यूज आते हैं। एक को हम कहते हैं मेन टाइप 1, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1, मेन 1 इसको कहते हैं। ठीक है, और एक को हम कहते हैं मेन 2A या मेन 2, मल्टीपल एंडोक्राइन 2। क्लियर है? मल्टीपल एंडोक्राइन टाइप 1 आप लोग के एग्जाम में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर प्रेजेंट इन मेन 1, तो उसके अंदर इन लोगों में एक जो कैंसर होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। क्या होता है? पिट्यूटरी। तो मेन 1 में पहला लिखे पिट्यूटरी ट्यूमर, इसमें क्या होगा? पिट्यूटरी ट्यूमर। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है कि मल्टीपल अब मतलब चाहे कैंसर कोई भी हो, चाहे उसमें प्रोलैक्टिन बढ़ जाए, चाहे इसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, चाहे TSH बढ़ जाए, लेकिन इसका सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है, मेन काम यह है कि द कैंसर शुड अराइज फ्रॉम विच ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर इन लोगों में होना जरूरी है। नंबर 2, इन लोगों में पेंक्रियाटिक कैंसर होना चाहिए। क्या कैंसर? पेंक्रियाटिक। पेंक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है कि नहीं?
तो पेंक्रियाटिक कैंसर, सी ए में लिखता हूँ, सी ए स्टैंड फॉर कार्सिनोमा, सी स्टैंड फॉर कार्सिनोमा, कार्सिनोमा मीन कैंसर, ठीक है। पेंक्रियास के अंदर कल हमने डिस्कस किया है एक ऐसा कैंसर जो बीटा सेल से आ जाए और वो इंसुलिन बनाए, उसको इंसुलिनोमा कहते हैं, कल बताया था ना। और ऐसा कैंसर इसमें ग्लूकागॉन बढ़ जाए तो उसका नाम ग्लूकागोनोमा है। तो मेन वन के अंदर जो पेंक्रियाटिक कैंसर है उसमें इंसुलिनोमा भी हो सकता है और ग्लूकागोनोमा भी हो सकता है, दोनों हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उस कैंसर की ओरिजिन कौन सा ग्लैंड हो, पेंक्रियास हो। क्लियर है। नंबर 2 के बाद थर्ड लेके पियोक्रोमोसाइटोमा, इन लोगों में क्या होता है, पियोक्रोमोसाइटोमा। प्लीज रिमेंबर, पियोक्रोमोसाइटोमा इज अ कैंसर which arises from adrenal medulla। ये कहाँ से आता है, एड्रिनल मेडुला, जिसके अंदर कैटेकोलामीन की लेवल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, उन चीजों की, डोपामिन, उन चीजों की लेवल बढ़ जाती है। और उसमें हमने डिस्कस किया था फिनाइल मेंडेलिक एसिड बढ़ जाती है यूरिन के अंदर, वो हमने 5 चीज बताए थे ना, ठीक है ना। तो अब ये कितने कैंसर हो गए, क्या बात, 3। और ये तीनों के तीनों कैंसर एंडोक्राइन ग्लैंड से है। पिट्यूटरी इज एंडोक्राइन ग्लैंड, पेंक्रियास भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये पियोक्रोमोसाइटोमा किस ग्लैंड की कैंसर है, एड्रिनल ग्लैंड, तो वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है। तो ऐसा बंदा सिंगल पर्सन में एक से ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड के कैंसर दे सके तो उसका नाम मेन है, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। फिर ऐसा स्पेसिफिक लोग जिसमें 3 ग्लैंड की कैंसर इकट्ठी पाई जाए, उनमें से पिट्यूटरी का कैंसर हो, पेंक्रियास का कैंसर हो और एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर हो, तो इन 3 चीजों को कंबाइंड हम मेन 1 कहते हैं। ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है ना। एमसीक्यूज इस तरह होता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग gland cancer is related with main one except of number 1 pituitary, adrenal gland, thyroid gland and pancreas। तो कैंसर थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के कैंसर इन लोगों में नहीं होते ज्यादा, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, जो मेन 2 है इसको हम डिवाइड करते हैं 2 में मजीद। एक को हम कहते हैं मेन 2A, इसको क्या कहते हैं, मेन 2A और मेन 2B, ठीक है। मेन 2A एंड मेन 2B, इसको हम 2 में डिवाइड करते हैं। जो मेन 2A है इसमें प्लीज याद रखें, इसमें जो कैंसर आता है वो पैराथायराइड ग्लैंड का होता है। किस ग्लैंड का, पैराथायराइड। इसमें पीटीएच का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखिए पैराथायराइड एडिनोमा, इन लोगों में क्या होता है, पैराथायराइड एडिनोमा। और अगर आप लोग अपनी कंसेप्ट को रिकॉल करें, दिस वाज द कॉज ऑफ हाइपरपैराथायराइडिज्म, ठीक है। अगर पैराथायराइड एडिनोमा है तो पीटीएच का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक्सेसिव अनकंट्रोल इंक्रीज नंबर ऑफ पीटीएच इज कॉल्ड हाइपरपैराथायराइडिज्म। और इन लोगों में जो नेक्स्ट कैंसर है वो पियोक्रोमोसाइटोमा है, पियोक्रोमोसाइटोमा। इन लोगों में कितने पीस आते हैं, शाबाश, 2 पीस, ठीक है। इसमें 3 पी का कैंसर होता है और मिड 2A में 2 पी का कैंसर होता है। लेकिन इसके साथ जो एमसीक्यूज आता है वो ये है कि इन लोगों में एक और कैंसर भी होता है, अगर कि वो पी से नहीं है लेकिन कैंसर का होना जरूरी है। इसका नाम है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। कौन सी ग्लैंड की, थायराइड। थायराइड ग्लैंड की जो कैंसर है, पूरे क्लास के अंदर एनीवन कैन टेल मी ऑन द नेम, जस्ट रेज योर हैंड, मुंह से कुछ नहीं बोलना किसी ने, रेज योर हैंड इफ समवन नो व्हाट आर द कैंसर्स अराइज फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। और आई होप के ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पीपल अटेंड दैट क्लास। शाबाश। अब पता चलेगा कि कौन जाकर मेरे बाद पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, वो तो मुझे कल टेस्ट से भी पता चल गया, ठीक है। अभी मैं टेस्ट के हिसाब से हर एक बंदे को उसकी टाइम टेबल भी बताऊंगा कि वो क्या करता है आफ्टर द क्लास। क्लियर है कि नहीं, हाँ जी बताए, शाबाश। नेक्स्ट, हाँ हाँ बताए फैसल, हाँ ओके। फर्स्ट स्टार्ट, हाँ बताए, ओके। एक इसने बताया है पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ठीक है। इसमें पेपेला बनती है और मोस्ट कॉमन कैंसर है। एक है फोलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, एक है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड और एक एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है। ये 4 हमने पढ़े थे कि नहीं। थायराइड के अंदर मोस्ट कॉमन 4 किस्म के कैंसर है, लेकिन मिन 2A पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन जो होता है वो मेडुलरी कार्सिनोमा है। मेडुलरी कार्सिनोमा वो कैंसर है जिसकी ओरिजिन पैराफोलिकुलर सेल होते हैं। कौन से सेल, पैराफोलिकुलर। और पैराफोलिकुलर सेल को हम टी सेल्स ऑफ थायराइड भी कहते हैं और वो कैल्सिटोनिन बनाता है। अगर कैल्सिटोनिन बढ़ जाए तो कैल्शियम की लेवल को कम कर देता है। इन लोगों में हाइपोकैल्सीमिया होता है। क्लियर है। तो एक्चुअली ये 3 कैंसर अगर सिंगल पेशेंट में आ जाए तो उसको हम मेन 2A कहते हैं। मेन 2B के अंदर याद रखे व्हाट आर द कैंसर। तो लेके इन लोगों में पियोक्रोमोसाइटोमा होता है। इन लोगों में क्या होता है, पियोक्रोमोसाइटोमा।
पियोक्रोमोसाइटोमा इज अ कैंसर अराइजेस फ्रॉम एड्रीनल मेडुला, जिसके अंदर एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड भी होगा, ठीक है, सिंपल मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। और नेक्स्ट आखिर में लिखे म्यूकोजल कैंसर, इसमें क्या होगा, म्यूकोजल कैंसर, द कैंसर हुज ओरिजिन आर डिफरेंट म्यूकोजल सरफेस, ये हम जीआरटी में पढ़ेंगे। म्यूकोजा से आने वाली कैंसर, इसको जो ग्रुप क्या कहते हैं, म्यूकोजल कैंसर कहते हैं। तो आप लोग अब एग्जाम में बैठे हैं, इनमें से क्वेश्चन आएगा कैसे और आप लोगों को अंडरस्टैंड कैसे करना है। एक तो पॉइंट याद रखें, एक सिंगल पेशेंट में अगर एक से ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड की कैंसर हो तो उसको क्या कहते हैं, मेन कहते हैं। ऑल मेन, चाहे वो मेन 1 है, चाहे मेन 2 है, चाहे 2A 2B है, जो भी है, ऑल आर ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये सारे क्या होते हैं, ऑटोसोमल। इसलिए मैंने ऑल की बात की, में सब आते हैं, ऑल ऑटोसोमल डोमिनेंट। नंबर 1 MCQ एग्जाम में आएगा कि जेनेटिक पैटर्न, जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ मेन इज ऑटोसोमल रिसेसिव कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, आंसर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, दिस इज MCQ। नेक्स्ट, मेन जो 1 है, मेन 1 के अंदर कितनी कैंसर हो सकती है, 3, उनमें से एक है पिट्यूटरी एडिनोमा, नेक्स्ट है हमारे पास पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा और पियोक्रोमोसाइटोमा। इसका मतलब जो मेन 1 है ये वो लोग हैं जिसमें 3 पीस कैंसर होता है। कितने पीस होता है, 3 पीस कैंसर। जो मेन 2 है 2A, इसमें कितने पी है, ये 2 पीस कैंसर है। और जो मेन 2B है उसमें 1 पीस कैंसर होता है। इसका मतलब 3 2 1 इस तरह हम जाते हैं, ठीक है। रिलेटेड टू विच कैंसर, पी, जिसके अंदर पी आता है। इन सब कैंसर का पहला वर्ड क्या है, पी। ये कितने पीस हो गए, 3। इनमें कितने पीस है, 2, और इनमें 1 पी है। अब आप लोग कहोगे कि सर इसका एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह सकता है, तो एक एग्जामिनर इस तरह पूछ सकता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैंसर आर प्रेजेंट इन मेन 1 एक्सेप्ट ऑफ, ये 3 भी देते हैं और आखिर में देते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा। तो मेडुलरी कार्सिनोमा इस लोगों के अंदर नहीं होती, या तो वो मेन 2A होगा या मेन 2B होता है। Another very very important point which is MCQs of the topic for this area, वो क्या है कि वो कैंसर बताए जो एंडोक्राइन से निकले। किससे निकले, the cancer which come from endocrine gland which is a part of all men, that is pheochromocytoma। इसके अंदर pheochromocytoma है कि नहीं, इसमें भी है और इसमें भी है। तो only the one cancer which is similar to all of the men, answer is pheochromocytoma। तो नीचे आखिर में लेके नोट में ये वर्ड लेके, it will be remember the MCQ's question to you कि the only cancer, the only endocrine cancer which is present in, हाँ जी, all men, very good, ठीक है, all men, that is known as pheochromocytoma। आप लोग मेन ना लेके मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, ऐसा ना हो कि 2 साल बाद तो कि पूरे मर्दों में कैंसर होना, ठीक है, इसका होना जरूरी है। ऐसा ना किसी को पता ना मेन स्टैंड फॉरवर्ड वो कहेगा मर्द जो भी है उसके अंदर पियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया लिख रहे, ठीक है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस फॉर मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, ठीक है। अब इसके बाद फार्माकोलॉजी पार्ट पे आता है, तो हेडिंग दे दे फार्माकोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। आई थिंक दिस इज क्लियर ना, ठीक है। इसके बाद फार्माकोलॉजी हेडिंग दे दे, और ग्रुप ऑफ ड्रग जो हम पढ़ेंगे आज इंपॉर्टेंट वन, दे आर कॉल्ड थायोअमाइड्स, इसको हम क्या कहते हैं, थायोअमाइड्स। तो हेडिंग दे दे फार्माकोलॉजी पार्ट में। एक्चुअली टुडे लेक्चर इज अबाउट फार्माकोलॉजी, लेकिन एक टॉपिक रहती थी इसलिए उसकी जिक्र की। तो ड्रग लिखे थायोअमाइड्स, थायोअमाइड्स ड्रग्स लिखे, ये एंडोक्राइन सिस्टम की फार्माकोलॉजी है, ठीक है। थायोअमाइड्स के अंदर याद रखे द ग्रुप ऑफ ड्रग्स व्हिच इज यूज्ड फॉर थायराइड प्रॉब्लम, ये किसके अंदर यूज होती है, थायराइड ग्लैंड के प्रॉब्लम में। हमने पढ़ा है हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। T3 T4 हार्मोन का नाम सुना है कि नहीं, बात है नहीं। अगर T3 T4 बढ़ जाए वो हाइपरथायराइडिज्म है, अगर वो कम हो जाए तो हाइपो होता है। उनके अंदर जो ड्रग हम यूज करते हैं फॉर बैलेंसिंग T3 T4 उसको हम क्या कहते हैं, थायोअमाइड। यहाँ पे लिखे द ड्रग या द एजेंट which is used for
used for thyroid abnormalities that is called थायोअमाइड। ठीक है, थायोअमाइड्स के अंदर हमारे पास दो ड्रग्स आते हैं। कितने? दो ड्रग। उसके अंदर पहले ड्रग का नाम है प्रोफाइल थायोयूरासिल। ठीक है, तो इस थायोअमाइड का जो पहला ड्रग है लिखे प्रोफाइल थायोयूरासिल। ठीक है, कल भी एक पेशेंट को मैंने प्रिस्क्राइब की है ये प्रोफाइल थायोयूरासिल। ठीक है, और ये बहुत कॉमनली ड्रग है जो यूज होता है थायराइड प्रॉब्लम के अंदर। इसका नाम है प्रोफाइल थायोयूरासिल। इट्स सिंपल नेम इज पीटीयू। इसको क्या कहते हैं? पीटीयू। क्लियर है? दिस प्रोफाइल थायोयूरासिल इज वन ऑफ द एजेंट प्रेजेंट इन विच कैटेगरी? थायोअमाइड। ठीक है, अब लेके इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें। इसका काम क्या है? मैकेनिज्म, MOA स्टैंड फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो प्लीज इसमें याद रखें जो प्रोफाइल थायोयूरासिल है इट इनहिबिट द थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम। ये किसको इनहिबिट करता है? थायराइड पेरोक्सिडेज। जिन लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी है उसको फार्माकोलॉजी बहुत आसान है। तो दिस ड्रग इनहिबिट व्हिच एंजाइम? थायराइड पेरोक्सिडेज। ठीक है, इस एंजाइम का नाम सुना है कि नहीं? ओके, थायराइड पेरोक्सिडेज, जिसको हम सिंपली TPO कहते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए मैं एक बात बताने लगा हूँ, उसके लिए ये चीज सिर्फ याद रखना है कि अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर हमने हार्मोन बनाने हैं जिसको हम T3 एंड T4 कहते हैं। थायराइड ग्लैंड T3 T4 जब बनाता है तो किस एंजाइम की मदद से बनाता है? थायराइड पेरोक्सिडेज। तो द मेन एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर T3 T4 सिंथेसिस दैट इज कॉल्ड TPO। और ये ड्रग क्या करता है? ये TPO को क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो अगर ये ड्रग कोई बंदा ले तो उसका T3 T4 बनेगा? नहीं बनेगा। ये हम सिर्फ उन लोगों में देते हैं जिसका पहले से T3 T4 क्या हो? ज्यादा। ये ड्रग हाइपरथायराइडिज्म में होता है। किसमें यूज होता है? हाइपरथायराइडिज्म में। क्लियर है? तो फॉर न्यू स्टूडेंट्स रिमेंबर TPO इज द एंजाइम व्हिच मेनली हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। और ये ड्रग इस एंजाइम को ब्लॉक करके T3 T4 की प्रोडक्शन को क्या करता है? काम करता है। एक पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट देखिए इनहिबिट। इसका दूसरा काम है इनहिबिट 5 प्राइम। इसका मतलब क्या है? 5 प्राइम डीआयोडीनेज। किस एंजाइम को? डीआयोडीनेज एंड पेरिफेरल टिश्यू। कहाँ पे? पेरिफेरल टिश्यू। प्लीज फार्माकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, वेरी इंपॉर्टेंट दीज ड्रग्स आर। और ऐसा एग्जाम नहीं होगा प्लेब में जाए, असेंबली में जाए, इसमें थायराइड ड्रग्स ना आए, क्योंकि थायराइड गोइटर का नाम सुना है कि नहीं? थायराइड प्रॉब्लम जो है ना बहुत कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, तो इसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो देखिए इसके अभी तक हमने कितने काम पढ़ लिए हैं? बस 2। नंबर 1 इज इनहिबिट TPO, नंबर 2 5 प्राइम डीआयोडीनेज। देखिए हमारे पास एक जो हार्मोन है दैट इज T4 और एक क्या होता है? T3। ये हमने डिस्कस की है कि T4 इज बायोलॉजिकली इनएक्टिव या लेस एक्टिव एंड बायोलॉजिकली मोर एक्टिव इज T3। इसमें 3 आयोडीन है और इसमें 4 आयोडीन है। इसको टेट्रा आयोडोटायरोसिन कहते हैं, इसको ट्राई आयोडो कहते हैं। अब देखिए, अब जिसने सेल पे काम करना है वो तो क्या है? लेकिन ब्लड के अंदर 93% T4 होता है और 7% T3, ये भी सबको पता है। अब अगर हमने T4 को कन्वर्ट करना है किसमें? T3, तो उससे आयोडीन रिमूव करना है कि ऐड करना है? तो एंजाइम का नाम डीआयोडीनेज होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? जो डीआयोडीनेज है ये T4 से एक आयोडीन रिमूव करके किसमें कन्वर्ट करता है? T3। तो ये जितना काम करेगा तो ज्यादा क्या बनेगी? तो थायराइड एक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर किसी का पहले से T3 बहुत ज्यादा है तो फिर इस एंजाइम को काम करना चाहिए? नहीं, इसलिए ड्रग इसको इनहिबिट कर देता है। क्लियर है कि नहीं? तो एक्चुअली ये ड्रग क्या करता है? ये TPO को ब्लॉक करके T3 T4 की प्रोडक्शन को काम करता है, और जो पहले से बनी हुई T4 है उसकी कन्वर्जन को भी क्या करता है? काम करता है, ताकि वो T3 में कन्वर्ट ना हो जाए और थायराइड एक्टिविटी कम हो जाए। अब समझ गए कि नहीं? तो दिस इज व्हाट प्रोफाइल थायोयूरासिल इज ऑल अबाउट। ये प्रोडक्शन को भी कम करता है और पेरिफेरल कन्वर्जन को भी कम कर देता है। तो ये थायराइड एक्टिविटी बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा। इसलिए ये ड्रग हम हाइपर थायराइडिज्म में देते हैं। क्लियर है? ये PTO के बारे में मेन पॉइंट है। अब लिखे इसकी यूजेस, लिखे क्लिनिक, ये तो इसके एक्शन है। अब लिखे क्लिनिकल यूजेस। इसकी यूजेस क्या है? CU स्टैंड फॉर क्लिनिकल यूजेस। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरथायराइडिज्म। ये किसके अंदर यूज करते हैं? हाइपरथायराइडिज्म, ड्रग ऑफ चॉइस। एंड DOC स्टैंड फॉर ड्रग ऑफ चॉइस।
देखिए ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब ये WHO ने रिकॉग्नाइज किया होता है कि जब भी हाइपरथायराइडिज्म का केस आ जाए एज अ ड्रग ऑफ चॉइस आप लोगों ने क्या देना है, दैट इज PTU, प्रोफाइल थायोयूरासिल। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली काम करता है। लेकिन अब एमसीक्यूज में आता है कि अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है मेल में तो उसमें तो हम PTU देते हैं। अगर फीमेल की केस आ जाए, फीमेल की, उसमें भी हम क्या देते हैं, PTU। लेकिन इन सम पीपल हाइपरथायराइडिज्म इज डायग्नोस्ड इन प्रेगनेंसी। किसमें? प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर कुछ अद्वियात ऐसी होती है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो माँ से जाके प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे को डैमेज करा सकती है। दो ड्रग्स आर कॉल्ड फीटोटॉक्सिक। तो क्या कहते हैं? फीटोटॉक्सिक। वो फीटस को टॉक्सिसिटी करा सकती है। जो PTU ड्रग है, अब प्रेगनेंसी के अंदर ये हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? ये सबसे इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है कि कैन वी यूज PTU इन प्रेगनेंसी और नॉट। अब इधर देखिए, जब प्रेगनेंसी हो जाती है और जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो जाए, कितना वीक? फर्स्ट वीक से लेके 13 वीक तक, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। और फिर 13 से लेके 26 तक ये क्या है? सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। और ऑनवर्ड इज थर्ड ट्राइमेस्टर। आसान वर्ड में पहले दिन से लेके 3 मंथ तक ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, 3 से 6 मंथ सेकंड है, और 9 मंथ तक थर्ड ट्राइमेस्टर होती है। समझ गए? अब यहाँ पे जब वीक स्टार्ट हो जाए, थर्ड, कौन सा वीक? थर्ड वीक से लेके 8वें वीक तक। 8वां वीक मतलब कितने महीने हैं? 2। जो प्रेगनेंसी के पहले 2 महीने होते हैं इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड। इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर बच्चे के जितने भी ऑर्गन थे वो डेवलप हो जाते हैं। फिर आगे सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड में सिर्फ मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है बनने की वो थर्ड से लेके कब तक होती है? 8 वीक तक। तो अगर माँ कोई ऐसी दवाई खाए कि वो प्लेसेंटा क्रॉस करे तो बच्चे की जो ऑर्गन बनने की प्रोसेस है उसको अफेक्ट कर सकती है कि नहीं। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर वेरी क्रिटिकल इन प्रेगनेंसी। इसमें हम हर किस्म की दवाई फीमेल को नहीं दे सकते अनटिल अनलेस देयर इज नो सीवियर नीड ऑफ द डिजीज। अगर डिजीज बहुत डेंजरस है उसके लिए फिर रिस्क बेनिफिट को देखते हुए दे सकते हैं, लेकिन अर्ली हम नहीं दे सकते। अब एक्चुअली अगर एक फीमेल है और उसकी कौन सी ट्राइमेस्टर चल रही है, जिसमें मोस्ट रिस्की ट्राइमेस्टर, ठीक है, इसमें अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो हाइपरथायराइडिज्म के बहुत से ड्रग है, उनमें से एक का नाम क्या है? PTU। सो दैट इज इवन सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एक्चुअली ये इतना अच्छा ड्रग है, अगर प्रेगनेंसी में कुछ समझ भी ना आए और आपने कोई ड्रग देना है तो आपने क्या देना है? PTU। लेकिन बात यह है कि पहले 3 मंथ के अंदर अंदर। लेकिन अगर फीमेल कहती है कि उसकी प्रेगनेंसी पहले 6 महीनों की है या वो प्रेग्नेंट फीमेल है, अब उसकी 7वां मंथ है, 8वां मंथ है, तो उसमें हम PTU नहीं दे सकते। ये अजीब ड्रग है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो रिस्की होता है उसके लिए सेफ है, और जो सेकंड ट्राइमेस्टर जो सेफ है उसके लिए डेंजरस होता है। तो PTU इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथायराइडिज्म इन विच ट्राइमेस्टर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बट इट इज कंट्राइंडिकेट, नहीं दे सकते इन विच ट्राइमेस्टर? सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फिर उसमें क्या देंगे वो हम आगे पढ़ते हैं। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथायराइडिज्म स्पेशली इन विच ट्राइमेस्टर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये सेफ है। एग्जाम में आएगा 10 वीक्स फॉर प्रेगनेंसी। तो 10 वीक्स कौन सा ट्राइमेस्टर है? 13 वीक्स तक फर्स्ट है, 10 वीक्स फॉर प्रेगनेंसी, 11 वीक्स फॉर प्रेगनेंसी, 7 वीक्स फॉर प्रेगनेंसी। फीमेल है और उसकी थायराइड स्टेटस बढ़ गई है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? PTU है। मैंने ग्रुप में एक टेस्ट शेयर किया था कुछ दिन पहले, किसी ने, आप लोगों ने कमेंट्स भी किए थे हाइपरथायराइडिज्म वगैरह। वो TFT है। वो क्लास में एक बंदे की फैमिली के अंदर एक पेशेंट की थी उस दिन की, इधर जॉब के साथ बैठता था। वो कौन है? सईद। वो किधर है? ओके सईद। उसके, और उसने डायग्नोज खुद किया था, ठीक है ना। उसने मेरे साथ चैट की, मैंने उससे कहा कि तुम क्लिनिक खोल लो, ठीक है ना। तो उसने खुद, वो बहुत खुश हो गया कि सर मैंने आज घर में खुद देखे, उसने मुझे प्रोविजनल डायग्नोसिस बताई और जो उसने बताई डायग्नोज हुई। क्लियर है कि नहीं? एक्चुअली उस पर्सन की T3 T4 बहुत ज्यादा थी और उसका TSH लेवल कम था, तो इसका मतलब प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म था। अब आप लोगों ने, मेरे ख्याल में आपने ग्रुप के अंदर ये भी दिया था कि ग्रेव्स डिजीज है। ये क्या है? ग्रेव्स डिजीज। किसी और ने लिखा था लेकिन ग्रेव्स डिजीज था, ठीक है। अब इधर देखें, जब प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म आ जाए तो 80% चांस है कि पेशेंट को क्या हो? ग्रेव्स डिजीज।
लेकिन ग्रेव्स डिजीज इन्फेक्शियस है कि ऑटो इम्यून है, तो फिर हम TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी करते हैं। तो उस सैतान ने मुझे TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी भी दे दी है, वो नेगेटिव। वो क्या जी? नेगेटिव। द पर्सन इज हाइपरथायराइड बट नॉट ग्रेव्स डिजीज। तो हाइपरथायराइडिज्म की और भी बहुत से रीजन है, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या हो सकता है? ग्रेव्स डिजीज। तो उसको भी हमने यही स्टार्ट करवाया। क्लियर है कि नहीं? तो प्रोफाइल टाइग्रासिल ये बहुत कॉमन यूज होता है, स्पेशली इफ अ पेशेंट इज हाइपरथायराइड पेशेंट। ठीक है। उसके बाद देखिए कि साइड इफेक्ट्स देखें कि अगर ये ड्रग कोई बंदा ज्यादा देर तक ले तो उसकी साइड इफेक्ट्स क्या हो सकती है। तो PTU की साइड इफेक्ट्स आप लोग बताएं शाबाश, एनीवन इन द क्लास, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? एक्सीडेंट। नंबर 1 स्किन रैशेस, ये क्या करा सकती है? स्किन रैशेस। लेकिन उन लोगों के अंदर जो लोग इसको एलर्जिक हो, मतलब स्किन रैशेस करा सकती है। ठीक है। PTU कैन कॉज स्किन रैशेस। नंबर 2 इट इज हेपेटोटॉक्सिक, ये क्या करा सकती है? हेपेटोटॉक्सिसिटी मीन इट कैन डैमेज द लिवर सेल। ये किसको डैमेज करा सकती है? लीवर। अगर किसी को हेपेटाइटिस E है, हेपेटाइटिस B है, उन लोगों में इसकी डोजेस कम देनी चाहिए, क्योंकि ये खुद भी लीवर के लिए क्या है? टॉक्सिक है। और आखिर में लिखे इट कैन कॉज हाइपोथायराइडिज्म, ये क्या करा सकती है? हाइपो, क्योंकि ये तो हाइपरथायराइडिज्म में रहते हैं। अगर ये हम बहुत ज्यादा यूज करें तो T3 T4 का नॉर्मल वैल्यू भी क्या हो जाएगा? कम। इट विल लीड टू हाइपोथायराइडिज्म। और नेक्स्ट देखे एप्लास्टिक एनीमिया करा सकती है। क्या करा सकती है? एप्लास्टिक एनीमिया। इट मीन के दिस ड्रग कैन डिक्रीज ऑल सेल लाइन, RBC, WBC और प्लेटलेट सब की लेवल को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। वैसे अनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन की लेवल क्या होना? कम होना। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के साथ RBC के साथ WBC और प्लेटलेट्स भी कम हो जाए सारे के सारे, जैसे एनीमिया को हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। क्लियर है? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट दी PTU। इसके बाद एक और ड्रग है दैट इज कॉल्ड कार्बिमाजोल। हेडिंग दे दे कि व्हाट इज कार्बिमाजोल, और वो भी बहुत आसान है। इसका काम क्या है और इसकी एक्शन क्या है? वेरी वेरी इजी। तो हेडिंग दे दे कार्बिमाजोल। हाँ जी, कार्बिमाजोल ये भी थायोअमाइड है। ये भी किसके अंदर आता है? थायोअमाइड। इसके लिखे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसकी जो ब्रांड नेम है प्रोकार्बिजोल है। ठीक है ना? ये भी ज्यादा यूज होता है। इट इनहिबिट TPO, ये किसको इनहिबिट करता है? इट इनहिबिट TPO स्टैंड फॉर थायराइड पेरोक्सिडेज। अब इधर प्लीज सुन ले, TPO को PTU भी इनहिबिट करता है और कार्बिमाजोल भी करता है, लेकिन PTU का एक अलग काम जो है वो डीआयोडीनेज को ब्लॉक करना है, और ये डीआयोडीनेज पे काम नहीं कर सकता। एक्चुअली ये सिर्फ प्रोडक्शन को क्या कर सकता है? कम कर सकता है, बिकॉज इट इनहिबिट ऑफ TPO लीड्स टू हाँ जी डिक्रीज T3 एंड T4 सिंथेसिस। ऐसा है कि नहीं? अगर हम T3 T4 को ब्लॉक करें, मतलब TPO को, तो उससे T3 T4 की प्रोडक्शन क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। अब देखिए इसकी यूजेस क्या है, व्हाट इज द यूजेस? तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए। शाबाश। हाउ वेयर वी कैन यूज इट? क्लिनिकल यूज, हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि इसका काम T3 T4 को कम करना है। So that is also used in the case of hyperthyroidism। ठीक है? हाँ जी, आता हूँ बात की तरफ आता हूँ। ये भी हाइपरथायराइडिज्म में देते हैं। ड्रग ऑफ द चॉइस इज PTU, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब इस तरह की गोली तो मैंने लास्ट टाइम खाई थी और उसने मुझसे स्किन रैशेस निकाले थे, इसका मतलब वो PTU एलर्जिक है। तो फिर उसका अल्टरनेट ड्रग क्या होता है? कार्बिमाजोल होता है। क्लियर है? एक्चुअली हम पहले देते हैं PTU को, लेकिन अगर PTU के लिए कोई एलर्जिक है या कोई बंदा उसको लीवर का प्रॉब्लम है और वहां पे हम नहीं दे सकते, तो हम अल्टरनेट क्या देंगे? कार्बिमाजोल देंगे। ठीक है? लेकिन इसके MCQs ये है कि ड्रग ऑफ चॉइस है इन हाइपरथायराइडिज्म। अब यहाँ पे ये MCQs आएगा एग्जाम के अंदर, ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथायराइडिज्म जी एंड सेकंड ट्राइमेस्टर। किसके अंदर? सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है? मुझे अभी भी याद है कि हम जब FCPS पार्ट 1 एग्जाम में गए तो वो कंप्यूटर पे होता है, लैपटॉप पे होता है। ठीक है? और मैंने अपनी ID को लिया ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि 5 मंथ ओल्ड प्रेगनेंसी हाइपरथायराइड पेशेंट ड्रग ऑफ चॉइस। आंसर यही था, कार्बिमाजोल। मतलब 5 मंथ का मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर, ये ना 3 से लेके 6 के दरमियान, 4 है 5 6 के सारा सेकंड। थर्ड ट्राइमेस्टर भी आ जाए तो आंसर इज कार्बिमाजोल। तो पहले ट्राइमेस्टर में क्या है? PTU, सेकंड और थर्ड के अंदर कार्बिमाजोल होता है। ठीक है? ये इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो क्वेश्चन आता है वो किस मंथ का होता है? पता नहीं कि पाकिस्तान में बस एक छपा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है?
कि कब से ये चल के आ रहे, हर एग्जाम में होता है, ठीक है ना, कि 5 मंथ प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस इज कार्बिमाजोल, ठीक है। साइड इफेक्ट लेके इसकी साइड इफेक्ट क्या है? नंबर 1, इट कैन काज, ये भी स्किन क्या करा सकती है, रैशेस, लेकिन वेरी वेरी माइल्डर देन पीटीयू, पीटीयू से कम, इसकी एलर्जिक चांसेस क्या होती है, कम होती है। नंबर 2, इट इज टेराटोजेनिक, ये क्या होता है, टेराटोजेनिक, those drugs which can damage the fetus in pregnancy is called teratogenic, ठीक है, मतलब इसको कीटोटॉक्सिक भी कहते हैं। teratogenic are those drugs which can cross the placenta and damage the fetus, that is called teratogenic। तो अगर कोई मदर कार्बिमाजोल यूज करे हाइपरथायराइडिज्म के लिए किस ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट में, वे किसको क्रॉस करेगी, प्लेसेंटा, और ये आने वाले बच्चे को इफेक्ट करेगी, इसलिए क्या है, टेराटोजेनिक है। और ये जो प्रॉब्लम कराती है बच्चों के अंदर, दैट इज कॉल्ड क्यूटस एप्लेजिया, इसको क्या कहते हैं, क्यूटस एप्लेजिया। क्यूटस एप्लेजिया इज अ डिफेक्ट बाय बर्थ, ये पैदाइशी एक डिफेक्ट है जिसमें बच्चे की 70% स्किन नहीं बनती, मतलब बच्चा पैदा हो जाता है और उससे 70% स्किन ही नहीं होता, उसकी किडनी एब्डोमेन के अंदर या लीवर वगैरह के सामने से दिख रही होती है, और उन बच्चों की जो सर्वाइवल रेट है, जिंदा रहने की चांसेस है, वो लेस देन 1% होती है। अगर एक बच्चे की 80% 70% स्किन ना बने, स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, इट कैन कीप अस होम्योस्टैटिक विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर स्किन नहीं है तो लाइफ पॉसिबल है, नहीं है। तो क्यूटस एप्लेजिया इज अ कंडीशन व्हिच इज एब्नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ स्किन इन अ फीटस, और ये एक ड्रग कराती है जिसका नाम क्या है, कार्बिमाजोल, क्लियर है। तो क्यूटस एप्लेजिया रिस्क की वजह से कि हम किस ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अदरवाइज आने वाले बच्चे के अंदर इसकी रिस्क तो बढ़ जाती है, क्लियर है। ये जनाब कार्बिमाजोल के बारे में मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है। कार्बिमाजोल और इसका देखे, कार्बिमाजोल और इसका जो दूसरा नाम आता है देखे, मेथिमाजोल, इसका दूसरा नाम क्या है, मेथिमाजोल, लेकिन ये ज्यादातर यूज होता है, ठीक है, मेथिमाजोल। तो मेथिमाजोल, रिमेंबर मेथिमाजोल और ये कार्बिमाजोल वैसे थायोअमाइड में कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जो प्रोफाइल थायोयूरासिल है और मेथिमाजोल है, दीज आर द टू थायोअमाइड्स, ये दोनों इसके अंदर आते हैं, थायोअमाइड के अंदर आते हैं, दोनों एंटी थायराइड है। इसकी एक साइड इफेक्ट ये है, इट मे कैन कॉज सिम्पटम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि अगर हम ये भी ज्यादा यूज करें तो उससे T3 T4 लेवल क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। आखिर में एक पॉइंट ऐड करें, अब ये दोनों ड्रग्स तो हमने पढ़ लिए किस चीज के लिए, क्या बात, हाइपर थायराइडिज्म के लिए। अब बुक के अंदर है नहीं, लेकिन वी वांट टू ऐड दिस पॉइंट कि अगर फॉर एग्जांपल थर्ड नंबर कोई पूछे, द ड्रग इज कॉल्ड हियर दैट इज नोन एज प्रोप्रानालोल, कौन सा ड्रग, प्रोप्रानालोल, ठीक है। प्रोप्रानालोल, इसका जो ब्रांड नेम है एंड्राल, एंड्राल का नाम सुना है, 10 mg 40 mg, ठीक है। एंड्राल लोग क्यों लेते हैं, ये हार्ट बीट को कम करता है, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है। एक्चुअली इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इट इज बीटा ब्लॉकर, ये क्या है, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये बीटा रिसेप्टर पे काम करके उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर एंड इट डिक्रीज, हाँ जी, डिक्रीज द बीटा एक्टिविटी, ये बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी को कम करती है। अब देखें यार, एक्चुअली प्रोप्रानोल की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक तो ये बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी कम करता है, इट आल्सो, हाँ जी, इनहिबिट, ये क्या करती है, इनहिबिट पेरिफेरल डी आयोडीनेज, बात समझ गए, पेरिफेरल डी आयोडीनेज। तो ये भी डिक्रीज करती है T4 into T3 कन्वर्जन। तो हाइपर में देंगे कि हाइपो, हाइपर में देंगे। फिजियोलॉजी रिकॉल करें, T3 T4 हार्मोन का एक काम ये था, ये बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करते थे, और अगर हाइपर थायराइडिज्म है तो उसमें हार्ट रेट ज्यादा होते हैं, पल्पिटेशन होती है। तो पल्पिटेशन को कम करने के लिए हमने बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी को कम करना है, उसके लिए ड्रग क्या देंगे, प्रोप्रानोल देंगे, एंड्राल देंगे। और प्रोप्रानोल का एक एक्स्ट्रा काम यह है कि डी आयोडीनेज को ब्लॉक करता है और T4 to T3 कन्वर्जन को भी कम कर देता है। अभी तक हमने कितने ड्रग्स पढ़े हैं, 3। प्लीज अब देखें, गुड स्टूडेंट इस तरह याद करते हैं, 3 ड्रग्स से, एक पहला ड्रग क्या था, PTU। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, PTU हमने जब थायराइड प्रॉब्लम को कम करना है, 3 बात याद रखें, एक तो T3 T4 की प्रोडक्शन कम करना है, और एक T4 to T3 कन्वर्जन कम करना है, और बीटा रिसेप्टर को भी डिक्रीज करना है, क्लियर है। अब देखें,
PTU ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक है कि दो दो TPO को भी ब्लॉक करता है और पेरिफेरल डीआयोडीनेज को भी ब्लॉक करता है। अब कार्बिमाजोल या जो मेथिमाजोल है, मेथिमाजोल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो PTU के साथ एक जैसा है कि नहीं, वो भी TPO ब्लॉकर है और ये भी TPO ब्लॉकर। लेकिन प्रोप्रानोलोल हमारे पास 5 प्राइम डीआयोडीनेज ब्लॉकर है कि नहीं, और ऐसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका भी है, PTU का भी है। तो PTU में दोनों काम है, इसमें या तो डीआयोडीनेज ब्लॉकर काम है और या इसमें TPO ब्लॉकर है, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं है। तो अगर ये दोनों काम हम एक ड्रग से कराएं, दैट विल बी गुड और नॉट, इसके ड्रग ऑफ द चॉइस क्या होता है, PTU होता है, प्रोपाइल डाइयूरेसिल होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें TPO ब्लॉक करने का इफेक्ट भी है और 5 प्राइम डीआयोडीनेज ब्लॉकर भी है, ठीक है जी। लेकिन इसमें सिर्फ याद रखना है एक पॉइंट, ये हम डिस्कस करेंगे आगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। प्रोप्रानोलोल इज कंट्राइंडिकेटेड इन आस्थमा पेशेंट, ये किसके अंदर नहीं देते, आस्थमा पेशेंट, क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराता है। आस्थमा पेशेंट में पहले से क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, वो दमे का मरीज है, सांस की तकलीफ है, और जो प्रोप्रानोलोल है ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके न कि सिर्फ हार्ट रेट कम करता है, लेकिन ये ब्रोंकस को कंस्ट्रक्ट करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कराता है। इसलिए उन लोगों के अंदर प्रोप्रानोलोल ना दे जिनको पहले से क्या हो, आस्थमा हो, ये ठीक है। क्यों नहीं देते, अब फिर उन लोग क्या देंगे वो हम ऑटोनोमिक के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आखिर में एक MCQ जो आ लगाए, ठीक है, MCQ देखे, ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोथायराइडिज्म। अब आखिर में ये 3 ड्रग जो हमने पढ़े थे ये हाइपरथायराइड के थे। अब अगर एग्जाम में कौन सा ड्रग आ जाए, हाइपोथायराइडिज्म, जो मैंने एक्सीलेंट, दिस इज द आंसर, दैट इज लीवोथायरोक्सिन। हम क्या देते हैं, लीवोथायरोक्सिन। लीवोथायरोक्सिन वो ड्रग है विच इज सिंथेटिक T4, ये क्या होता है, सिंथेटिक T4, और अगर हम T4 देंगे तो उसकी हाफ लाइफ T3 से क्या है, ज्यादा है, और यही T4 पेरिफेरली जाकर डीआयोडीनेज एक्टिविटी के जरिए किसमें कन्वर्ट होगा, T3 में कन्वर्ट होगा। और आई थिंक ये डिस्कशन मैंने पहले से की थी कि अगर कि T3 इज बायोलॉजिकली एक्टिव, लेकिन वो हम डायरेक्ट ड्रग में नहीं देते, एक तो उसकी हाफ लाइफ कम है और उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी कम होती है। तो हम T4 इसलिए देते हैं कि उसकी हाफ लाइफ भी ज्यादा है, वो प्लाज्मा में ज्यादा देर तक स्टे भी कर सकेगी, और वो बाद में किस में कन्वर्ट होगी, T3 में कन्वर्ट होगी। तो दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर व्हाट, आंसर इज हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का ड्रग ऑफ चॉइस इज लीवोथायरोक्सिन। थायरोक्सिन के नाम से टैबलेट्स आती है, ठीक है, और इन पेशेंट को डेली एक टैबलेट लेनी पड़ती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन कैन मेंटेन और बेसल मेटाबॉलिक रेट, विदाउट थायराइड हार्मोन को लाइफ इम्पॉसिबल है। तो जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म है वो डेली बेसिस पे एक लीवोथायरोक्सिन टैबलेट लेगी, और यही लीवोथायरोक्सिन जो एक टैबलेट है उसमें इतना T4 होता है तो 24 आवर के लिए T4 किसमें कन्वर्ट होता रहे, T3 में, और नेक्स्ट 24 आवर के लिए हमने फिर टैबलेट ले ली। क्लियर है कि नहीं, तो ये जनाब उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर लीवोथायरोक्सिन कोई बढ़ाए तो उसकी T3 फंक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लीवोथायरोक्सिन एक्सेस डोजेस कैन कॉज हाइपरथायराइडिज्म सिम्पटम, ये हाइपरथायराइड कराता है। ये ट्रिक है फार्माकोलॉजी का, अगर हाइपर की ड्रग है वो हाइपो करा सकती है, हाइपो की ड्रग है तो वो हाइपर करा सकती है, ठीक है जी। तो ये जनाब थायराइड या थायोअमाइड की फार्माकोलॉजी थी। कल इंशाल्लाह और बिग टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट डायबिटिक मैनेजमेंट है, हमने डायबिटीज की ड्रग्स पढ़नी है, कौन कौन सी ड्रग्स किन किन पेशेंट को दी जाती है, इसके अंदर सिर्फ डायबिटिक है, वो करके इंशाल्लाह फिर हमने नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट सिस्टम की फिजियोलॉजी है, देखिए जो न्यू स्टूडेंट है उससे एंडोक्राइन की फिजियोलॉजी हो चुकी है, तो हम बाद में लाइव लेक्चर के अंदर रिकवर कर लेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट होगा वो सबको एक साथ लेके जाना होगा, ठीक है, उसमें मिसिंग नहीं होनी चाहिए, और उसमें इंशाल्लाह हम फिर टेस्ट भी करके लेते रहेंगे, ठीक है। ओके, 2 मिनट वेट कर, ये टेस्ट वगैरह आप लोग को देता हूँ, ठीक है।